विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में आपके प्रश्न पत्र के अंतर्गत एक बहुत ही सरल और अच्छे अंक प्राप्त करने का अवसर देने के लिए अपठित गद्यांश को दिया जाता है और उस अपठित गद्यांश को हम किस प्रकार से समझकर और उसके जो प्रश्न होते हैं, चाहे बहुविकल्पात्मक हो, चाहे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हो या रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो, वर्तमान जो विषय वस्तु दी हुई है, जो प्रश्न पत्रों का क्रम होता है, उसके अंतर्गत बहुचयनात्मक प्रश्नों का सिलसिला जारी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ कहीं कहीं 12 अंक के गद्य और पद्य के अपठित के प्रश्न आते हैं और कहीं कहीं 6 इस प्रकार से आते हैं। तो आपको विद्यार्थियों किस प्रकार से यह गद्यांश और पद्यांश जो कि अपठित होता है, उस अपठित गद्यांश का सही शीर्षक चुन करके और उसके जो तत्संबंधी प्रश्न होते हैं उनको हम किस तरह से अच्छी प्रकार से उनको हल कर सकते हैं। तो आज हम इसी चीज़ को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं कि अपठित गद्यांश को हम किस तरह से अच्छा कर सकें। तो विद्यार्थियों, आज हम आदर्श गद्यांश के रूप में एक अपठित गद्यांश को लेकर के आए हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से हमें मौनवाचन करना है उस अपठित गद्यांश के अंतर्गत और किस प्रकार से प्रश्नों के सटीक उत्तर हमें देखने हैं। तो आइए विद्यार्थियों, चलते हैं उस अपठित गद्यांश के साथ और समझते हैं आखिर उस अपठित गद्यांश में हम किस प्रकार से अपने उत्तरों को सटीक रूप से प्रस्तुत कर पाते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, सीधे चलते हैं उस अपठित गद्यांश की तरफ, उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं और उसके प्रश्नों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, उनके जो उत्तर हैं। तो आइए विद्यार्थियों, देखिए यहाँ सबसे पहले जैसे ही आपको अपठित गद्यांश आता है तो उस अपठित गद्यांश को आपको 1-2 बार पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ हमें उसका जो भाव है वो प्रदर्शित करना है, भाव समझना है। तो एक एक पंक्ति को देखते हैं। दिया हुआ है इसमें, विद्याभ्यासी पुरुष को साथियों का अभाव कभी नहीं रहता। विद्याभ्यासी यानी कि विद्या का जो अभ्यास करने वाले हैं, उस पुरुष को साथियों का कभी अभाव नहीं रहता। उसकी कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास रहता है जो अमर हैं। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि जो विद्या का अभ्यास करने वाले हैं, विद्या से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उनको साथियों की आवश्यकता नहीं रहती, अर्थात पुस्तकें ही उनका साथी हुआ करती हैं। और कहा गया है इसमें कि उसकी कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास रहता है, यानी कि रहने का जो स्थान है उसको कोठरी कहा गया है। और ऐसे लोगों का अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि विद्या का जो अभ्यास करने वाले पुरुष हैं उनको साथियों की आवश्यकता नहीं रहती और उसकी जो साथी के रूप में होते हैं, उनकी पुस्तकें हैं, पाठ्य सामग्री है, वो हुआ करती है। आगे बढ़ते हैं। जो अमर हैं अर्थात एक कविता, एक लेख या कोई भी विषय वस्तु जो कि पाठ्य पुस्तक के रूप में हो सकती है, विषय सामग्री के रूप में हो सकती है, अर्थात विद्या अध्ययन का साधन हो सकती है, तो वो अपनी अमरता की निशानी यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। वे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने और समझाने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। जब कोई जीवन में समस्या आती है तो उन्हीं आदर्शों के आधार पर जो मनुष्य है वो उससे संघर्ष करने की क्षमता पैदा करके उन बातों से, उन विद्या अध्ययन के द्वारा वो सहानुभूति प्रकट कर पाता है और किसी भी विषय विशेष को समझने में उसे सहायता मिलती है। कवि, दार्शनिक और विद्वान जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन किया है, अर्थात यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है। कवि है और दर्शन शास्त्र का ज्ञाता दार्शनिक है और कोई भी विद्वान व्यक्ति है जिन्होंने प्रकृति के रहस्य का उद्घाटन किया है, प्रकृति में क्या है ऐसी चीज़ समझी है। और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्मा के गूढ़ रहस्यों की थाह लगा ली है, अर्थात ऐसे महात्माओं का, ऐसी विभूतियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वे जो आत्मा के गूढ़ रहस्यों की थाह लगा लेते हैं
अर्थात उनकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अपनी तपस्या आदि के द्वारा सदा उसकी बातें सुनने और उसकी शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। तो यहाँ वे सभी बातें उन विद्वानों की बातें, उन महान आत्माओं की बातें जो व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान, उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं, तैयार रहते हैं। बिना किसी उद्देश्य के सरसरी तौर पर पुस्तकों के पन्ने उलटते जाना अध्ययन नहीं है। यहाँ पर अध्ययन के बारे में बताया गया कि वास्तविकता में अध्ययन क्या है कि आप सरसरी निगाह से पुस्तकों के पन्नों को पलटते जाते हैं, उलटते जाते हैं। तो ये लेखक के द्वारा कहा गया है कि ये वास्तव में अध्ययन नहीं है। लिखी हुई बातों को विचारपूर्वक पूर्ण रूप से हृदय से ग्रहण करने का नाम अध्ययन है। कहने का तात्पर्य ये हुआ विद्यार्थियों कि अध्ययन जो है वो किसी भी बात जो लिखी गई है या कही गई है उसको, उसके भाव को विचारपूर्वक हृदय में जो धारण करता है, हृदय में जो ग्रहण करता है, उसी ग्रहण करने की क्षमता का नाम अध्ययन है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने पढ़ने का उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का ये धर्म है, ये कर्म है कि उसे ऐसा उद्देश्य निश्चित कर लेना चाहिए कि मुझे पढ़ करके क्या करना है। एक नौकरी प्राप्त करना ही अध्ययन का उद्देश्य नहीं हो सकता, और उसके जितने भी आदर्श हैं, संस्कार हैं, वो अध्ययन के द्वारा ही संभव होते हैं। तो एक उद्देश्य निर्धारित कर लेना चाहिए, और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए होगा क्या, इसके लिए सबसे मुख्य बात यह है कि पढ़ना नियम पूर्वक हो, अर्थात नियमों के अनुसार पढ़ाई हो, अध्ययन होना चाहिए। इसके लिए नित्य का समय उपयुक्त होता है। प्रतिदिन पढ़ने का जो अभ्यास है वो एक अध्येता के लिए करना आवश्यक होता है। तो विद्यार्थियों, यह था अपठित गद्यांश का एक नमूना। इस अपठित गद्यांश के बारे में हमने समझा कि विद्या क्या है, विद्या अध्ययन क्या होता है, अध्ययन की सही स्थिति क्या है, वो सभी चीज़ें हमने देखी है। अब आते हैं विद्यार्थियों प्रश्नों की तरफ। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, विद्या का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों को साथियों की कमी महसूस नहीं होती है, क्योंकि पहला ऑप्शन है उन्हें साथी की आवश्यकता नहीं होती, दूसरा ऑप्शन है उन्हें मित्र बनाना अच्छा नहीं लगता है, तीसरा पुस्तकें उनकी साथी होती हैं, और चौथा ऑप्शन है उनके साथी अनेक होते हैं। तो विद्यार्थियों, इस अपठित गद्यांश के माध्यम से, इस अवतरण के माध्यम से कहा गया है कि उसे साथियों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पुस्तकें ही उनका साथी होती हैं। तो यहाँ डायरेक्ट ये पंक्ति नहीं आई है कि पुस्तकें उनका साथी होती हैं, लेकिन यहाँ प्रथम दो पंक्तियों में स्पष्ट कहा जा चुका है कि साथियों का अभाव कभी नहीं करता, ऐसे लोगों का इसमें वास रहता है और वे अमर हैं। विद्यार्थियों, यह भाव ये समझना है कि जो अमर करने वाली बातें हैं वो क्या है, पुस्तकें हो सकती हैं, पुस्तकों में छिपा हुआ ज्ञान हो सकता है। तो इसमें विद्यार्थियों तीसरा जो विकल्प है गए, वो सही उत्तर हो सकता है। दूसरा है विद्यार्थियों अध्ययन क्या है। पहला ऑप्शन है इसमें बिना कारण के पुस्तकों के पन्ने पलटना। ये तो बिल्कुल विपरीत बात हो गई कि पुस्तकों के पन्ने पलटने को अध्ययन नहीं कहते। दूसरा है नियम पूर्वक पढ़ना। तीसरा है लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक हृदय से ग्रहण करना। चौथा है कुछ भी पढ़ लेना। तो यहाँ पर विद्यार्थियों देखिए अंतिम दो पंक्तियों को देखते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि पढ़ना नियम पूर्वक हो, अर्थात इसके लिए नित्य का समय उपयुक्त रहता है। और यहाँ अध्ययन की परिभाषा भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है कि लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक पूर्ण रूप से हृदय से ग्रहण करने का नाम अध्ययन है। तो अध्ययन की परिभाषा इसमें दी हुई है, तो इसका जो ऑप्शन होगा लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक हृदय से ग्रहण करना। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है गए नाम से, वो सही होगा। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। विद्याभ्यासी पुरुष के पास किसका वास रहता है? तो विद्यार्थियों यहाँ पुस्तकों का वास रहता है। चौथा है विद्वान शब्द का विपरीतार्थक क्या है, विलोम शब्द क्या है? विद्यार्थियों यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है विदुषी, ये इसका विपरीतार्थक नहीं है, क्योंकि यहाँ लिंग के आधार पर यहाँ जब बदलते हैं, कोई पुरुष यदि विद्वान होता है, ज्ञाता होता है, उसे विद्वान की श्रेणी में माना जाता है, और यदि कोई महिला जो स्त्रीलिंग में आती है वो यदि विद्वता
उसने हासिल कर रखी है तो उसे विदुषी कहा जाता है। कई बार महिलाओं को जो ज्ञानी होती हैं उनको विदुषी महिला कहा जाता है। दूसरा है मूर्ख, तीसरा है मंदबुद्धि और इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, विद्वान शब्द का जो विपरीतार्थक है वो मूर्ख होता है, क्योंकि विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है कि राम विद्वान है, राम मूर्ख है। तो यहाँ दोनों ही जो चीज़ें हैं वो विपरीत अर्थ प्रयुक्त करती हैं, इसलिए विद्वान का जो विपरीतार्थक होगा वो होगा मूर्ख। विद्यार्थियों, आगे 5वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द प्रत्यय उपसर्ग लगाकर नहीं बना है? विद्यार्थियों, ऐसे जब प्रश्न आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय वाले, तो आप उस मूल शब्द को प्रत्यय से अलग करेंगे। यदि वो सार्थक शब्द रहता है तो यहाँ उसको हटाने के बाद में जब सार्थक शब्द रह जाता है तो वहाँ उपसर्ग का हम प्रयोग मानते हैं। तो देखते हैं प्रयुक्त, प्रसिद्ध, प्रश्न, प्रगति। तो इन तीनों में प्रश्न को छोड़ करके तीनों ही जो हैं उनको हम अलग अलग जब करते हैं, प्रय उपसर्ग हटा करके, तो तीनों अलग हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न ऐसा है जिसमें से आप प्रय को अलग कर देंगे तो स्नेह रह जाता है, इसका कोई औचित्य नहीं रहता है। तो और तो बने हुए प्रयुक्त भी प्रय उपसर्ग लगा हुआ है युक्त के साथ में, प्रय उपसर्ग लगा हुआ है सिद्ध के साथ में, प्रय उपसर्ग लगा हुआ है गति के साथ में। लेकिन प्रश्न में से हम जब प्रय को अलग कर देंगे, प्रय उपसर्ग लगा करके, तो यहाँ इसका सही अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए प्रय उपसर्ग इसमें नहीं है। ये तो एक पूर्ण शब्द है प्रश्न। तो विद्यार्थियों, इसमें प्रय उपसर्ग लगाकर नहीं बनने वाला शब्द होगा प्रश्न। एक प्रश्न विद्यार्थियों उचित शीर्षक का अवश्य ही आता है। आपने इसमें क्या समझा? इस पूरे के पूरे अपठित गद्यांश में ये निर्भर करता है आपकी भाव ग्रहण करने की क्षमता पर। विद्यार्थियों, देखते हैं प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है विद्यार्थी जीवन। क्या इसमें ऐसा दिया हुआ है कि विद्यार्थी जीवन के बारे में बहुत सी बातें, उसके आचरण से संबंधी बातें दी हुई है? नहीं दी हुई है। समय का महत्व भी यहाँ पर ऐसा उल्लेखित नहीं किया जा रहा है। यहाँ है अध्ययन की सही दिशा, और चौथा ऑप्शन है विचार और चर्चा। ऐसी विचार और चर्चा भी नहीं की गई है। लेकिन जो प्रमुख उद्देश्य है इस अपठित गद्यांश का वो होगा अध्ययन की सही दिशा। तो अध्ययन की जो सही दिशा है उसका जो पढ़ना किस प्रकार से अध्ययन की श्रेणी में आता है, तो यहाँ ये जो ऑप्शन है अध्ययन की सही दिशा ये होगा। तो विद्यार्थियों, ये आपने अपठित गद्यांश का एक नमूना देखा, और इस नमूने के आधार पर आप अच्छी तरह से उस अपठित गद्यांश का प्रश्नों को हल कर पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो कैसी लगी? आगे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जो कि एक काव्यांश होगा और वो भी अपठित होगा। तो विद्यार्थियों, अपठित गद्यांश के वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। वीडियो को आगे से आगे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करने में मदद करें चैनल को, जो कि हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के नाम से, और हिंदी के प्रत्येक विद्यार्थी तक ये पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।